नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। बता दें कि पीएम मोदी ऋषिकेश को देंगे कई बड़ी सौगातें। एम्स में नवनिर्मित 1000 लीटर के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषिकेश से आज प्रधानमंत्री मोदी का देवभूमि उत्तराखंड दौरा है और देश के 161 ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। और एम्स में सुबह 11 बजे पीएम मोदी का ये कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर। यह दौरा बेहद ही अहम कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी आज ऋषिकेश को कई सारे सौगातें देंगे। देवभूमि पर प्रधानमंत्री आज मोदी है। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पीएम ऋषिकेश एम्स में देश के सभी गैस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स का निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा पीएम के दौरे को चुनावी रूपरेखा में भी जोड़ा जा सकता है और ये जोड़कर देखा जा रहा है। देवभूमि में पीएम के आगमन से भाजपा को उम्मीद है कि आगामी चुनाव में ही इसका फायदा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने वायुसेना के विशेष विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से ऋषिकेश तक पहुंचेंगे और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ देश के करीब 161 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे। तो पीएम मोदी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर 20 से ज्यादा पुलिस अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से कोई कोताही ना हो, उसकी वजह से सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि 4 साल बाद एक बार फिर तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और पीएम मोदी के दौरे को देवभूमि में कोई सौगातें मिल सकती है। ऋषिकेश को कई सौगातें देंगे और 161 ऑक्सीजन प्लांट का भी वर्चुअली माध्यम से आज कौन दौरे में क्या क्या कुछ खास होने वाला है और क्या सौगातें मिल सकती है क्षेत्रवासियों को। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर है 17 वो कुछ ही देर में यहाँ ऋषिकेश में हेलीपैड पे होने वाला। तकरीबन 11 बजे का उनका कार्यक्रम में राज्य के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह समेत राज्य के कई माननीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री 35 सीएफए ऑक्सीजन प्लांट है जिनका आज शुभारंभ करेंगे। और एम्स में जो बनाया गया है प्लांट उसका प्रधानमंत्री मैनुअल शुभारंभ करेंगे। तकरीबन 1000 पुलिसकर्मियों की यहाँ पे तैनाती सुरक्षा के मद्देनजर पीएम के आगमन को देखते हुए की गई है। और जहां तक प्रधानमंत्री का ये दौरा और ये कार्यक्रम ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है, तो ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इसके अलावा भी कुछ और सौगातें उत्तराखंड को दें। उत्तराखंड के लोगों की उम्मीदें अभी बरकरार हैं। हालांकि अभी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और उसके बाद वो किस तरह की क्या सौगात देंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उम्मीद जताई थी कि प्रधानमंत्री के यहाँ आगमन पे न सिर्फ उनकी सरकार उनको ऊर्जा मिलती है काम और जनसेवा की, बल्कि कई ऐसी उम्मीदें भी हैं जो कई सौगातों के तौर पे जो कि सामने आ सकती हैं। और प्रधानमंत्री का आपको ये भी बता दूं कि ऋषिकेश में दूसरा दौरा है। इससे पहले 4 साल पहले प्रधानमंत्री इस बार पहले भी यहाँ पर आए थे। यहाँ उनके जो गुरु थे दयानंद सरस्वती, उनकी तबियत खराब थी, काफी गंभीर स्थिति में थे, तो उनसे मुलाकात करने के लिए भी आए थे। तो अब ये प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है जिसमें ये पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ऑक्सीजन प्लांटों के उद्घाटन के अलावा भी कोई बड़ी सौगातें उत्तराखंड को दे। और उत्तराखंड की जनता समेत जो माननीय है उनको भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री यहाँ सौगात देकर जरूर जाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर तैयारी जी राव राशिद, ये भी देवभूमि में अब चुनाव भी है और चुनाव के कुछ महीने बाकी है। चुनावी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री का दौरा कितना अहम कह सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री का जो आगमन है कहीं ना कहीं अभी 6-7 महीने बाद न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो उसको देखते हुए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का आगमन चुनाव को लेकर भी बेहद अहम माना जा रहा है। और आपको ये खास बात ये भी बता दूं कि जो ऋषिकेश एम्स है यहाँ पर सर्वाधिक जो मरीज पहुंचते हैं वो पड़ोसी जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके कई जिलों के मरीज भी यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, भारी तादाद में पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे दौरे को और जो ये कार्यक्रम स्थल का यहाँ पर चयन किया गया इसको भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री हैं
चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किस तरह से लोगों की स्वास्थ्य के को लेकर चिंतित है और किस तरह की वो आधुनिक और तमाम तरह की आवश्यक व्यवस्थाएं स्वास्थ्य से संबंधी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए जुटी है। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर भी ये जो दौरा है वो बेहद अहम है। राव राशिद कह सकते हैं कि चुनावी दौरा भी हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का। बहुत बहुत शुक्रिया राव राशिद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री मोदी देवभूमि के दौरे पर रहेंगे। ऋषिकेश में 161 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 11 बजे से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत 8 अक्टूबर से 3 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी आएंगे। 3 दिनी प्रवास के बाद 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख लौट जाएंगे। आरएसएस प्रमुख भागवत 9 अक्टूबर को परिवार संबोधन, धर्म जागरण, सामाजिक समरसता के विषय पर आरएसएस परिवार से जुड़कर करीब 2000 लोगों को संबोधित करेंगे। इस बीच छात्र अपने पूरे गणवेश में रहेंगे। 10 अक्टूबर को परिवार सम्मेलन के बाद प्रांत के प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख लौट जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के आने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। उनके दौरे को भाजपा के जमीनी स्तर पर ऊर्जा देने से जोड़कर देखा जा रहा। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनावी समर में कूदने के लिए कमर कस ली है। इधर महंगाई, किसान आंदोलन और बेरोजगारी को लेकर विरोध दल भाजपा में लगातार घेर रहे हैं। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। राज्य की सड़क योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनका सीमांत जिले पिथौरागढ़ जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की सड़कों के कार्यों का मुआयना करेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने केंद्रीय राज्य मंत्री के दौरे को लेकर सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार देर शाम को काशीपुर पहुंचे। हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। लखीमपुर खीरी की घटना इस बात की तस्दीक करती है कि यह हत्या है, क्योंकि हादसे में पहले धमकी दी गई थी। ऐसे में हमारी भी अब 2 मांगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त कर हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा कृषि कानून को रद्द किया जाए। तो सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड खतरे में है। इस तरीके की बात हरीश रावत ने कही है। आपको बता दें कि हरीश रावत आज बाजपुर से लखीमपुर खीरी तक मार्च निकालेंगे। इस मार्च का उद्देश्य लोकतंत्र, किसान और खेती बचाना होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना की सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना भी ये बेंच की सुनवाई करेगी और सीजीआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी बेंच में शामिल हैं। तो बता दें कि केस का टाइटल लखीमपुर खीरी में हिंसा के चलते जान का नुकसान है। मीडिया रिपोर्ट्स और चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में 5 किसानों समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। किसानों ने आरोप लगाया है कि मंत्री के बेटे के काफिले में ये किसानों की हत्या की है। तो लखीमपुर खीरी में सियासी पर्यटन सिर्फ अखिलेश का ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का भी चल रहा है। आज लखीमपुर खीरी जाएंगे। सतीश चंद्र मिश्रा लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। वो लखीमपुर खीरी और सिंहासन में पहुंचकर मृतकों के स्वजन से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। लखीमपुर खीरी में सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर लखीमपुर में नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाएंगे। अखिलेश लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। वे सुबह 10 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और इससे पहले वो अखिलेश लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें अनुमति नहीं दी गई। अब अनुमति मिलने के बाद अखिलेश आज लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। विपक्ष में बैठे जितने भी सियासी लड़ाइयां हैं सभी ये पहुंचने की होड़ मचा दी है। इस कड़ी में राहुल गांधी ने सरकार के लखीमपुर खीरी के नाम पर रण शुरू कर दिया है। तो ही प्रियंका गांधी पहले से ही मोर्चे पर डटी हुई है। लंबे घमासान के बीच मिली इजाजत के बाद बीती रात राहुल प्रियंका लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले लवप्रीत के परिवार से मुलाकात की।
पालिया कला के लवप्रीत के माता पिता और दोनों बहनों से राहुल प्रियंका ने बातचीत की और ढाढ़स बंधाया। यहां से मिलने के बाद दोनों नेता सिंहासन मृतक पत्रकार के परिजन से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। प्रियंका फिर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी अब राजनीतिक अड्डा भी बनता जा रहा हुआ है और अखिलेश यादव से लेकर बड़े बड़े नेता लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। राजेश, अब देखे जाए तो राजनीतिक लोग लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं, आज अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। इससे पहले कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए थे। बताना चाहेंगे लखीमपुर खीरी के चुकनिया कांड की वजह से लखीमपुर में सियासी धारा काफी गर्म हो चुका है। उसका एकमात्र कारण ये भी है कि 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को बनाने से झुकना नहीं चाहती है। जिससे कल शासन के द्वारा लखीमपुर आने के लिए परमिशन मिलते ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सबसे पहले मृतक के घर पहुंचे। उसके बाद देर रात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरण सिंह चन्नी, भूपेश बघेल ने लखीमपुर पहुंचकर मृतकों के घर पहुंचकर मुलाकात की और हर संभव मदद की आश्वासन दिया। वहीं आज फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सचिव मिश्रा का लखीमपुर दौरा है। इस वजह से लखीमपुर आसपास के जिलों को प्रशासन ने हाई अलर्ट कर रखा है। चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि आज अखिलेश यादव के साथ बीएसपी के नेता भी लखीमपुर खीरी दौरे पर रहेंगे और आज मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। यूपी के बाराबंकी में आज सुबह सुबह एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक टूरिस्ट बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि 27 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। इनमें से 5 को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। बताया जा रहा कि बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी। जानकारी के मुताबिक बस और ट्रक दोनों तेज रफ्तार में थे, तभी एक जानवर बीच में आ जाने से बैलेंस बिगड़ गया और दोनों के बीच टक्कर हो गई। हादसा किसान पथ रिंग रोड पर हुआ है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन लोगों को अस्पताल पहुंचाने में लगा हुआ है। पड़ता है वहाँ पे बहराइच से दिल्ली प्राइवेट वोल्वो बस उसकी भिड़ंत सामने से आ रही है, ट्रक से हो गई, जिसके कारण ये दुखद हादसा हुआ है। और इसमें अभी तक 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 27 लोग घायल हैं, जिसमें से जो गंभीर रूप से घायल। इसी खबर पर हमारे संवाददाता बाराबंकी से चमन मिश्रा जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। चमन, बेहद ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है और जो घायल 27 लोग हैं, अब उनके हालात कैसे हैं? चमन, और हादसा किस तरीके का हुआ, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो देवा थाना क्षेत्र के बबुरी गांव के पास आज किसान पथ पर सुबह तकरीबन 5:30 बजे एक छोटा मवेशी जो नियंत्रित होकर डबल देकर बस और तेज रफ्तार ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक और बस दोनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं पर जैसे ही हादसा हुआ, चूंकि पास ही में एक गांव पड़ता है, जिस गांव के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन को जानकारी दी। जैसे प्रशासन को ये हादसे की जानकारी मिलती है, बाराबंकी के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और बस और ट्रक को काट करके जो उसमें से घायलों को निकाला जाता है। वहीं इस दर्दनाक हादसे में मौके पर जो है 9 लोगों की मौत हो जाती है और तकरीबन 30 लोग अभी भी जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका बाराबंकी के ट्रामा सेंटर में, और आधा लोगों को गंभीर अवस्था में लखनऊ रेफर कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दर्दनाक हादसा जो हुआ है सामने एक छोटा मवेशी आ जाने के कारण हुआ है। बिल्कुल, तो चमन, ने बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया चमन जानकारी साझा करने के लिए। वापस आएंगे अपडेट के लिए आपके पास। तो बता दें कि बाराबंकी में बड़ा हादसा हुआ, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीर रही, बड़ा हादसा हुआ है, 9 लोगों की मौत हुई है और इसमें अभी भी जिस तरीके के हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि 25 से 30 लोग बुरी तरह घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। तो आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज से देवी दुर्गा की उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई। नवरात्रि को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। बता दें कि मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गया है।
नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास भी करते हैं। नवरात्रि आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेगी और इस साल तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ने के कारण नवरात्रि 8 दिन की पड़ रही है और 15 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जगह जगह अब भक्त माता की पूजा करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों पर तांता लगा रहा। तो वहीं नवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ओम देवी शैलपुत्रे नमः। शक्ति और विजय के प्रतीक पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की सभी प्रदेशवासियों और भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री से प्रार्थना है कि सभी को सुख समृद्धि तथा आनंदमय जीवन प्रदान करे। जय माता दी। इस तरीके की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के जरिए लोगों को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। तो आज नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह नवरात्रि की धूम है। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है और हमारे संवाददाता भी जगह जगह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से अनूप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, बलरामपुर से मिथिलेश कुमार और हरिद्वार से विकास खरे जुड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक आज नवरात्रि की धूम है। सबसे पहले अनूप कुमार सिंह के पास चलते हैं। अनूप, आज नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ की बात करें, आसपास के जिलों की बात करें, तो किस तरीके से त्योहार मनाया जा रहा है और लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? अनूप। देखिए अभिषेक, आज सुबह होते ही जो मंदिर थे, माता जी के मंदिर थे, उसमें माँ के जयकारे से मंदिर गूंज उठे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में आज पहला नवरात्र है और माँ शैलपुत्री का पहला दिन है। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये तस्वीरें हैं लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर काली मंदिर की है, जो कि काफी महत्व है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने और अपनी जो कामना है माँ के सामने रखते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। ये लाइन आप देख सकते हैं, बहुत सुबह से ही लाइन लग गई थी। भक्त लगातार, उनकी संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है और सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से माँ का जो 8 दिनों का ये नवरात्रि का त्योहार है, कहीं न कहीं उसको लेकर, हालांकि कोरोना काल में काफी संख्या कम है मंदिर में, लेकिन फिर भी कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भक्तों में जो कोरोना को लेकर जागरूकता होनी चाहिए थी, कम से कम 50% लोग ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से बाहर उनको बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कोरोना को लेकर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात जी बिल्कुल अनु, तस्वीर भी दिख रही है। अब इसके बाद हम हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार को धर्म नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा पाठ के लिए आते हैं देवभूमि में। विकास खरे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, हरिद्वार का क्या नजारा है? आज नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल अभिषेक, आपको पता जो है शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन में फिलहाल में जहाँ पर ये मां मनसा देवी का मतलब काफी करते हैं, क्योंकि जो भक्त लगातार मां के दर्शन करने पहुंचे यहाँ पर माता के दर्शन करने भक्त है जो भक्तों को सुख शांति मिलते। हालांकि फिलहाल की अगर बात करें तो सुबह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार भारी संख्या में जो भक्त है माता को यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जिससे से पिछले 2 साल की अगर बात करें तो भक्त यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे थे कोरोना काल के चलते, लेकिन जिससे से कुछ ढील मिली तो भक्त भारी संख्या में माता के दर्शन कर यहाँ पर पहुंच रहे और जिससे से नवरात्रे शुरू हो चुके। तो कहीं न कहीं 9 दिन ये माता के होते हैं, जो भी माता को उपवास रखता है उनको सभी को सुख समृद्धि का जो है माता आशीर्वाद देती है। और तो लगातार यही यहाँ की मान्यता कि जिस तरह से हरिद्वार में चाहे चंडी देवी हो या फिर आप मनसा देवी को लगातार यहाँ पर भक्त माता के दर्शन करने आते हैं और सुबह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर जो है लगभग 3.5 किलोमीटर का जो रास्ता
दिन रास्ता है और काफी पहाड़ की ऊंचाई पर जो है मां मनसा देवी यहाँ पर विराजमान रहती है। तो जो भक्त काफी कठिनाइयों के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं, काफी ऊंचाई जो पहाड़। बिल्कुल विकास, तो ये कह सकते हैं कि कहीं भी कोरोना काल हो या कुछ भी समय चल रहा हो, आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही। बलरामपुर का हाल जानते हैं, मिथिलेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, बलरामपुर में किस तरीके की नवरात्रि मनाई जा रही है और लोगों का क्या कहना है इस त्योहार के बारे में और किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जी, बताना चाहता हूँ, बलरामपुर में आज नवरात्रि का पहला दिन है और यहाँ श्रद्धालु मंदिरों में भीड़ लगी हुई है और कोरोना काल चल रहा है उसकी गाइडलाइन को जिला प्रशासन भी और मंदिर के पुजारी भी अपने भक्तों को पालन करने के लिए बताते रहे हैं और यहाँ काफी भीड़ है। 1 to 1 करके मां पटेश्वरी देवी का दर्शन कर रहे हैं। वहीं बलरामपुर का देवी पाटन मंदिर मां पटेश्वरी देवी का ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो इसी देवी पाटन मंदिर में विश्राम करते हैं और मां पटेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करके गौशाला जाते हैं, वहां पे चारा खिलाते हैं। लेकिन नवरात्र का ये पहला दिन है, यहाँ पे भक्तों अपनी श्रद्धा से आते हैं और मां पटेश्वरी देवी से जो भी मांगते हैं मां पटेश्वरी देवी उनकी मनोकामना पूरी करती है। बिल्कुल मिथिलेश, हम तस्वीर भी देख रहे हैं। अनूप कुमार सिंह के पास चलते हैं लखनऊ में। अनूप, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार इस बार सजग है। इस बार का दशहरा और नवरात्रि बेहद ही अहम कह सकते हैं। आप मौके पर मौजूद हैं, मंदिर में हैं, आप एक बार तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में और लोग पूजा पाठ के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, मैं तस्वीर आपको यहां से दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं भक्त किस तरीके से यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और लगातार भक्तों की लाइन है वो बढ़ती जा रही है। ये एक श्रद्धा कह सकते हैं, जो आस्था का जमघट है। आज सुबह से मंदिर में शुरुआत हो चुकी थी, जो भक्त लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और इसमें खासकर आपसे बात करूंगा, आज पहला नवरात्र है, आप प्रसाद चढ़ाने आई हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं? बहुत अच्छी तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, श्रद्धा है, भावना है। और भी लोग हैं हमारे साथ, मैं उनसे बात करूंगा। अभिषेक, जिस तरीके से कुछ तस्वीरें बाहर की दिखाएंगे, आप रुकिएगा एक मिनट, आप पूजा करने आए हैं, किस तरीके से मनाते हैं? आज नवरात्र का पहला दिन है मैं काली के दरबार में आया हूँ दर्शन करने के लिए, पहला दिन है मेरा। तो ये तस्वीरें हैं और कुछ और लोगों से बात करके बिल्कुल बताऊंगा। अनूप सिंह, तो आपके माध्यम से हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है क्योंकि आज नवरात्रि का पर्व है और हर जगह पूजा पाठ की जाती है। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया विकास, अनूप जी और मिथिलेश जी, आपने जानकारी साझा की और आपने तस्वीर दिखाई हमारे दर्शकों को। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने दर्शन पूजन के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण किया। सीएम बीती रात करीब 9:15 बजे ज्ञानवापी के पास बने भव्य गेट से प्रवेश कर मंदिर परिसर के पश्चिमी द्वार पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में जाकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया और बाबा विश्वनाथ से जन कल्याण की कामना की। पूजन के बाद मुख्यमंत्री निर्माण कार्य की जानकारी भी प्राप्त की, साथ ही मंदिर परिसर में लगाए जा रहे मकराना मार्बल को देखा। इस दौरान सीएम ने कहा कि इसकी चमक से बाबा का दरबार और भव्य दिख रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आज गोरखपुर का दौरा करेंगे। वहीं गोरखपुर में हुए मनीष गुप्ता हत्याकांड की गुत्थी कानपुर एसआईटी ने लगभग पूरी सुलझा ली है। बुधवार को कानपुर में मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता और मनीष के गुड़गांव के दोस्त हरवीर सिंह और प्रदीप सिंह का भी एसआईटी ने 6 घंटे तक पूछताछ के बाद आखिरी बयान दर्ज कर लिया है। एसआईटी के मुताबिक यही एक केस के तीनों सबसे मुख्य बयान थे और करीब 95% तक केस सुलझाने के बाद अब एसआईटी एक बार होटल कृष्णा पैलेस के 512 नंबर कमरे में मौत की रात के उस खौफनाक मंजर का एक आखिरी बार सीन रिक्रिएट करेगी। इसके लिए घटना वाली रात मनीष के साथ मौजूद रहे उनके दोस्तों हरवीर और प्रदीप को भी गोरखपुर बुलाया गया है।